टी शुरू कर रहे हैं हम केपलर्स लॉ में प्लैनेटरी मोशन। इफ v1 and v2 are velocities of a planet when it is respectively nearest and farthest from the sun, prove that यदि v1 तथा v2 किसी ग्रह के उस समय के वेग हों जबकि वह सूर्य के क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरियों पर हैं, तो सिद्ध कीजिए। हमें यह प्रूव करना है 1 माइनस ई इंटू वी1 इक्वल्स टू 1 प्लस ई इंटू वी2। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक एलिप्टिकल पाथ दे रखा है और ये हमें कंफर्म है कि जो सन है दैट इज ऑन द वन फोकस ऑफ ए एलिप्स। ये हमारे पास सेंटर है, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए ये जो पॉइंट होता है वो a, e, 0 a इंटू ई 0 होता है। ये पॉइंट a, 0। इसके नियरेस्ट पॉइंट की बात करें तो नियरेस्ट पॉइंट तो ये होगा a और फारदेस्ट पॉइंट का मतलब हो जाएगा ये जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। इस एस ए की वैल्यू अगर डिफाइन करें तो ओ से ये टोटल डिस्टेंस ए है, ओ से एस तक की डिस्टेंस ए ई है, तो एस से ए तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी ए माइनस ए ई, ए कॉमन 1 माइनस ई, और एस ए डैश ये ए है और ये ए ई यानी ए प्लस ए ई जो हमारे पास 1 प्लस ई के इक्वल आएगा। वेलोसिटी दे रखी है हमें। वेलोसिटी का फार्मूला एलिप्टिकल पाथ में जब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। इस फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले फॉर पॉइंट ए पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट है और न्यूनतम बिंदु पर जब होता है तो v1 उसका वेग है। उस स्थिति में v1 स्क्वायर जो होगा वो म्यू इंटू 2 अपॉन आर की वैल्यू ये डिस्टेंस, क्योंकि ऑलवेज s को अगर हम सन s पर है नाभि पर है तो नाभि को हम ध्रुव लेके चलते हैं, 0,0 से परिभाषित करते हैं एक तरीके से, और अगर ध्रुव मान के चलते हैं तो r की वैल्यू यहाँ से ये जो लेंथ होती है वो r की वैल्यू को डिफाइन करता है। तो इस केस में r की वैल्यू क्या बन जाएगी a इंटू 1 माइनस ई माइनस 1 अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लो। v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन a कॉमन 1 माइनस ई एलसीएम 2 माइनस 1 प्लस ई, और सॉल्व करें v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन a इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई बन जाएगा। सिमिलर मेथड से v2 और कैलकुलेट करते हैं। v2 कैलकुलेट करेंगे तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला यही रहेगा म्यू इंटू 2 अपॉन आर की जगह पर इस बार लेंथ हो जाएगी एस ए डैश, और एस ए डैश की लेंथ की वैल्यू है हमारे पास a इंटू 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन ए कॉमन म्यू अपॉन a 1 प्लस ई एलसीएम। वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 2 माइनस 1 माइनस ई, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन a इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा। अगर हम v1 अपॉन v2 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे म्यू अपॉन ए से, तो इन दोनों का डिवाइड होगा। अगर इन दोनों का डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। v1 अपॉन v2 कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो स्क्वेयरिंग से स्क्वेयरिंग हट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v1 इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल्स टू v2 इंटू 1 प्लस ई बनेगा, जो हमें कैलकुलेट करना था या प्रूफ करना था।
एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है हमें ए प्लेनेट डिस्क्राइब्स एन ellipse about the sun as focus. Prove that its velocity at the end of minor axis is the geometrical mean between the velocity at the ends of any diameter. एक ग्रह नाभि पर स्थित सूर्य के परितः एक दीर्घवृत्त बनाता है। सिद्ध कीजिए कि लघु अक्ष के एक सिरे पर इसका वेग किसी भी व्यास के सिरों के वेग के का गुणोत्तर माध्य होता है। तो देखो यहां पर वेग लघु अक्ष का, इस बिंदु पर जो वेग होगा वो अन्य किसी भी हमारे पास डायामीटर, और दीर्घवृत्त में डायामीटर क्या होता है? वैसे तो मतलब डायामीटर का सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होती है, इसमें भी सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड होगी सर्कल के अंदर जैसे होती है, बट यहाँ पे डायमीटर सेम नहीं होते तभी ये एलिप्स बनता है। अगर डायमीटर सेम नहीं होते तो कोई भी डायमीटर के विद रिस्पेक्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, उन 2 पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी है उनका ज्योमेट्रिकल मीन इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी उसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये पॉइंट क्या है, बी माइनर एक्सिस, जिसको 0,b से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो नॉर्मल से केस है कि इसकी इस एस से दूरी निकाल लें। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा था उसका यूज किया जा सकता है। एलिप्टिकल पाथ में जो वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला यूज करते हुए हम बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले एस बी कैसे निकालें पहले तो ये बताओ। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फार्मूला लगा के एस बी की वैल्यू निकाली जा सकती है। एस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, लेकिन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू था हमारे पास ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस, इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, या ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर के इक्वल। इसका मतलब S से B तक की जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट ए स्क्वेयर यानी A के इक्वल आएगी। इसका फर्स्ट एग्जांपल में यूज भी किया था हमने एस बी, और यहाँ पे जो एस डैश पॉइंट लिया था उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको हमने 2a के इक्वल लेके चले थे, और वहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स लिखते हुए कि ये प्रॉपर्टी है एलिप्स की कि माइनर जो पार्ट होता है या ये जो पॉइंट है माइनर एक्सिस का एक पॉइंट वो फोकस से ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होता है, दोनों का सम 2a के इक्वल होता है, इसलिए a होगा। रियल में इस फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डायरेक्ट भी हमें याद रख सकते हैं और इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एस बी की वैल्यू a है तो वेलोसिटी एट b v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2/r माइनस 1/a, म्यू इंटू 2/a माइनस 1/a, यानी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास म्यू अपॉन a के इक्वल। अब कोई डायमीटर लेते हैं, 2 कंडीशंस हैं आपके पास डायमीटर लेने की। एक डायमीटर तो ये a डैश दिया हुआ है, इनको भी कंसीडर कर सकते हो आप, और एक आपके पास ये कंडीशन भी है कि यहाँ पे कोई और डायमीटर सपोज कर लें। अब आप पर डिपेंड करता है, उसने एनी डायमीटर कहा था तो एनी डायमीटर में कोई भी डायमीटर कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं P, इसको कर लेते हैं Q। इस P और Q की हम सबसे पहले तो S से डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों पर वेलोसिटी निकालनी है। इन दोनों पर वेलोसिटी निकालनी है तो S से कितने डिस्टेंस पर हैं ये दोनों पॉइंट्स, वो कैलकुलेट करते हुए फिर ही वेलोसिटी निकाल सकते हैं। S से डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं वेलोसिटी का लिख देता हूं। वेलोसिटी एट P v1 स्क्वेयर, हम v1 लेट कर लेते हैं, इक्वल होगा म्यू इंटू 2/sp माइनस 1/a के इक्वल, और वेलोसिटी एट Q वो होगा v2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 2/sq
-1/a के इक्वल, यही आएंगी कंडीशंस। तो एस पी और एस क्यू जो भी डिस्टेंस आएगी वही हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी के लिए। ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य, अगर ए बी सी तीन गुणोत्तर श्रेणी में हो तो V1 और जैसे ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, √AB होता है। हम क्या करते हैं, इससे V1² और V2² की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम प्रूव कर देंगे कि ये V⁴ के इक्वल है, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। V1² इंटू V2² अगर V⁴ के इक्वल आ जाए तो ये ज्योमेट्रिकल मीन को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि इफ A एंड B आर इन ज्योमेट्रिकल मीन देन √AB जो होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन आएगा A और B का। तो अब अगर ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य है, √AB आता है और हमें ये प्रूव करना है कि C जो है वो गुणोत्तर माध्य है AB का, तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर दें कि AB जो है वो C² के इक्वल है। अब V1 और V2 को ज्ञात करना था, हम उसका स्क्वायर लेके चल लेते हैं, बाद में V⁴ के अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया जाएगा उसको। V² के इक्वल प्रूफ कर दें, V⁴ नहीं, V² के इक्वल प्रूफ कर दें। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, μ² इंटू पहले इसका इससे मल्टीप्लाई 4/SP/SQ, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई -1/a 2/a SP -2/a/SQ प्लस 1/a², ये कंडीशन बनेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इनमें से वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करेंगे। अब 4/SP इंटू SQ माइनस 2 कॉमन a कॉमन 1/SP माइनस प्लस 1/SQ प्लस 1/a², μ² 4/SP इंटू SQ माइनस 2/a, एलसीएम ले लें, SP प्लस SQ/SP इंटू SQ बन जाएगा प्लस 1/a²। हमें SP प्लस SQ की वैल्यू SP और SQ की वैल्यू निकाल के पुट करना है, और हमारे पास इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा, डेरिवेशन इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये लेंथ कैसे निकालें, इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक पॉइंट H होता जो फोकस है, ठीक है, अगर ये H पॉइंट है और ये फोकस हो जाता है तो इसको ज्वाइन करने पर एक तो डायामीटर है तो OP और OQ इक्वल होंगे, OP और OQ की लेंथ इक्वल आएगी। एक इसको अगर मैं ज्वाइन करवा दूं, कौन से पार्ट को ज्वाइन था, ये पार्ट, डायग्राम थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से बन रहा है। SP और SQ की वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशन को कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, इसमें ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। एक ट्राइंगल आ जाएगा OPH एंड ट्राइंगल OSQ, ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये डायामीटर है तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, यानी OP इक्वल्स टू OQ। ये हमारे पास लेंथ इक्वल है, यानी OH इज इक्वल्स टू OS, क्योंकि दोनों नाभि है, नाभियां बराबर दूरी पर होती हैं केंद्र से, और ये कोण भी बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, यानी एंगल POH इज इक्वल्स टू एंगल SOQ। टू साइड्स एंड बिटवीन एंगल इक्वल हो तो SAS प्रॉपर्टी लग रही है ट्राइंगल्स की, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्राइंगल OPH एंड ट्राइंगल OSQ की बाकी जो साइड्स हैं, बाकी जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये PH और SQ भी क्या हो गए आपस में इक्वल।
पी एच इज इक्वल्स टू एस क्यू। इन दोनों में अगर हम एस पी ऐड कर दें, एस पी प्लस पी एच इज इक्वल्स टू एस पी प्लस एस क्यू बनेगा। दोनों तरफ एस पी ऐड कर दिया हमने, पी एच एस क्यू के इक्वल था, पी एच इज इक्वल्स टू एस क्यू के अंदर एस पी ऐड कर दिया। अब इसमें देखो एस पी और पी एच क्या है, इस लाइन की जरूरत नहीं रहेगी हमारे पास। इसमें एस पी और पी एच, एस पी ये दो नाभि, इन दो फोकस से पी की डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज 2a के इक्वल होती है। फॉर्मूला बताया था कल मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग एस पी और एस क्यू का जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 2a के। अगर एस पी और एस क्यू का सम 2a के इक्वल इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एस पी इंटू एस क्यू माइनस, ये जब 2a पुट करेंगे तो 2a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 अपॉन एस पी इंटू एस क्यू बन जाएगा, और प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ये भी कैंसिल। और सॉल्व करें, म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल, जो कि v की पावर, क्योंकि v स्क्वायर म्यू अपॉन ए के इक्वल था तो v1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया v की पावर 4 के। इसको सॉल्व करेंगे तो v1 इंटू वी2 जो है वो v स्क्वायर के इक्वल होगा, या v जो है वो अंडर रूट ऑफ v1 इंटू वी2 के इक्वल आएगा, अर्थात v ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ v1 एंड v2, जो हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 5, ए particle is describing an ellipse of eccentricity E about a center of force at focus with usual notation. Prove that when the particle is at the nearer apex, the center of force is transferred to the other focus. Prove that the eccentricity of the new orbit is, एक कण नाभि में स्थित बल केंद्र के परितः एक दीर्घवृत्त निर्मित करता है, उसकी उत्केंद्रता E है। तो सामान्य संकेतों से सिद्ध कीजिए पहले तो, और उसके बाद में जब कण निकटतम स्तब्धिका पर होता है तब बल केंद्र दूसरी नाभि पर स्थानांतरित हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि नई उत्केंद्रता इतनी होगी, जो हमारे पास नई उत्केंद्रता दे रखी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, पदिक समीकरण लिखी थी हमने, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a अपॉन आर माइनस। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अप 2b स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर। ये कंडीशन बनेगी 1 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये बन जाएगा a अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला था, और इसको अगर हम म्यू कंसीडर कर लें तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही किया था फोर्स के लिए। हमने म्यू को क्या लेट किया इसमें, a अपॉन बी स्क्वायर, म्यू इज इक्वल्स टू a अपॉन बी स्क्वायर। इसमें एक और कंडीशन थी, h और था यहाँ पे, h अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर था। अगर फोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन बी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, इसको एच ए अपॉन बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, जिसके कारण म्यू की वैल्यू एच ए अपॉन बी स्क्वेयर बनेगी। एच की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे इससे, म्यू बी स्क्वेयर अपॉन ए के इक्वल।
ठीक है, h अपॉन पी क्यूब था, h स्क्वायर था, h स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू बी स्क्वायर अपॉन ए। हमें वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। वैसे तो वो फार्मूला जो हमारे पास पहले भी इसको प्रूफ कर चुके हैं हम, उस मेथड से हाँ प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं उसमें से एक पार्ट तो उस मेथड से प्रूफ हो जाएगा, एक पार्ट इस मेथड से सॉल्व होगा, इसलिए हमें इसको यूज करना पड़ रहा है। दूसरे पार्ट में हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें वेलोसिटी निकालनी है और v इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन पी के। इसको सॉल्व करें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। h की वैल्यू पुट करेंगे तो h है हमारे पास म्यू बी स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दें तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन ए इंटू 2a अपॉन आर माइनस 1। ए का डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा 2 अपॉन ए आर माइनस 1 अपॉन ए। बी पार्ट इसलिए यूज होगा इसमें क्योंकि एच स्क्वायर जो है वो इक्वल है म्यू अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर के, लेकिन एलिप्स के अंदर बी स्क्वायर इक्वल था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के। अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए टू ए कैंसिल, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आई थिंक यही हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। म्यू ए आएगा, ए के बचा हुआ है हमारे पास, ए म्यू या म्यू ए के इक्वल। दूसरी कंडीशन में उसने एक और पार्ट प्रूफ करने को कहा है कि जब के अंदर जो हमारे पास ये कण जो है वह निकटतम दूरी पर होता है। निकटतम दूरी पर जब कण पहुंचता है तो उसका बल केंद्र बदल जाता है, दूसरे फोकस पर पहुंच जाता है। यहां पर कण था, ये फोकस है, यहां पर जब कण पहुंचा इसके निकटतम दूरी पर, पूरा चक्कर लगा के आया है, उसके बाद में यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचते ही इसका बल केंद्र बदल गया, एस न रहकर दूसरी नाभि का मतलब इसे एच पर पहुंच गया। अगर एच पर पहुंच जाएगा तो एलिप्स का जो पाथ है वो भी ग्रेटर पार्ट में चेंज हो जाएगा। उस समय जो न्यू एलिप्स बनेगा, उस न्यू एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मान के चलते हैं ये ए बिंदु था जिससे शिफ्ट होकर एच पर बल केंद्र पहुंच गया। माना ए पर वेग, पहले ए पर वेग निकालते हैं, कितना होगा ए पर वेग, वी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमने जो अभी अभी ड्राइव किया उसके अकॉर्डिंग, म्यू इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस इसकी a इंटू 1 माइनस ई होगी, a माइनस ए ई के इक्वल होगा भी। अगर ये हमारे पास सेंटर है O है तो ये डिस्टेंस a होती है, ये ए ई होती है, तो उस केस में a इंटू 1 माइनस ई डिस्टेंस पर पहुंचेगा वो, और माइनस का 1 अपॉन ए सॉल्व करेंगे, a कॉमन, 1 माइनस ई एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई के इक्वल। ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पर कण का बल केंद्र बदल जाता है। अगर कण का बल केंद्र बदल जाता है तो जो हमारे पास इसमें माना नई उत्केंद्रता ई व दीर्घअक्ष की लंबाई 2a डैश। अब अगर 2a डैश हो जाती है तो इस h से जो हमारे पास ये जो दूरी थी और ये s से जो हमारे पास ये दूरी आई है, वो दोनों दूरियां जो होंगी, h से पहले जो नया दीर्घवृत्त बन रहा है उस नए दीर्घवृत्त के लिए ये न्यूनतम दूरी पर होगा और पुराने दीर्घवृत्त के लिए ये अधिकतम दूरी पर है तो दोनों बराबर।
ये दूरी तो बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो पुराने वाले वर्त के लिए जो दूरी बनी a इंटू 1 प्लस ई वो बराबर होगी नए दीर्घवर्त में जो दूरी बनी यानी a डैश इंटू 1 माइनस ई के। भी नया दीर्घवर्त जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये जो है वो हमारे पास अगर फोकस लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनना था, इस तरफ मेरे पास स्पेस नहीं था उसके कारण है। ये अब न्यूनतम दूरी होगी बड़े दीर्घवृत्त के लिए तो, लेकिन पुराने वाले दीर्घवृत्त के लिए अधिकतम दूरी है। नए वर्त के दीर्घवृत्त के लिए तो ये न्यूनतम दूरी है, और पुराने वाले के लिए ये क्या है, अधिकतम दूरी। दोनों बराबर हैं, इसलिए a इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू 1 माइनस ई लेके चलेंगे। न्यूनतम दूरी a इंटू 1 माइनस ई होता है और अधिकतम दूरी a इंटू 1 प्लस ई होता है। आई बात समझ में? ई डैश है वहां पे, यहां ई डैश आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब जो वेग होगा ए बिंदु पर वो कितना होगा, नए दीर्घवृत्त के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। नए दीर्घवृत्त के लिए वेग म्यू इंटू 2 अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या होगी ए डैश इंटू 1 माइनस ई डैश माइनस 1 अपॉन ए डैश होगा। इसको सॉल्व करें तो म्यू इंटू अपॉन ए डैश कॉमन, 1 माइनस ई डैश और 1 प्लस ई डैश का रेशो आ जाएगा। दोनों पर जो वेग है वो भी समान है। अगर दोनों पर वेग समान है तो इसका मतलब म्यू अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई जो था वो म्यू अपॉन ए डैश इंटू 1 प्लस ई डैश अपॉन 1 माइनस ई डैश के बराबर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ बल केंद्र बदला है, वेग नहीं बदला कण का। अगर कण का वेग नहीं बदला तो कण का वेग उतना ही रहेगा जो ए बिंदु पर पहले था और अब है। इसको सॉल्व करो, म्यू से म्यू कैंसिल, ए डैश इंटू 1 माइनस ई डैश, ए डैश इंटू 1 माइनस ई डैश, इसकी जगह ए इंटू 1 प्लस ई पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस ई अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई डैश अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई, 1 प्लस ई जो ऊपर इक्वेशन बनाई है हमने, ए डैश इंटू 1 माइनस ई डैश, इसकी जगह पर ए इंटू 1 प्लस ई पुट कर दिया हमने। ए से ए कैंसिल, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई, या ई डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई माइनस 1 माइनस ई एलसीएम, ये बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 माइनस प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, ई कॉमन ले लें तो ई डैश इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास ई इंटू ई प्लस 3 अपॉन 1 माइनस ई, जो कि नए दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता को परिभाषित करेगा।